हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। दोस्तों, बाबा नागार्जुन की ये कविता निश्चित तौर पे आपने कहीं ना कहीं सुनी या देखी जरूर होगी। और अगर बात करूं हिंदी साहित्य की, तो जो भी बच्चे हिंदी साहित्य को लेते हैं वो इस कविता से जरूर जुड़ते हैं। बहुत सारी बातें हैं, चूंकि इसका जो मर्म है, इसका जो कथानक है, वो इतना रिलेटेबल है कि अगर तो आपने खुद से महसूस नहीं किया होगा तो किसी सीरियल में, किसी कहानी में, किसी मूवी में आपने जरूर देखा होगा। समाज की सच्चाई है। और आज हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पॉवर्टी की बात करते हैं, भूख की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे इन सब बातों के दौरान हमको ये कविता वापस हमारे ध्यान में आती हुई दिखती है। तो आज हम बाबा नागार्जुन की इस प्रसिद्ध कविता की बात करेंगे और बात करेंगे इसके कथानक के बारे में, इसके मर्म के बारे में और क्यों ये विशेष है। इन सभी बिंदुओं पे आज हम डिस्कस करेंगे और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा। तो क्या करना है आपको, आप सभी दोस्तों में, ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा अंत में कि ये कैसा लगा आपको, ठीक है? क्योंकि जो भी वीडियो हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं उसमें मेहनत लगती है, उसमें समय लगता है। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, चाहे यहाँ पे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अच्छा लगता है तो प्लीज इस पे रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, ठीक है? वैसे मैं बताता चलूं कि जो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो बैच नंबर 11 है, जो न्यू ईयर बैच है, वो 3 जनवरी से शुरू हो चुका है। 16 जनवरी तक इसमें एडमिशन होगा। बेसिकली जो जिस हफ्ते में आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी हफ्ते के अंत में इसकी कक्षाएं शुरू होंगी। 16 जनवरी तक इसमें एडमिशन चलेगा। और अगर आप स्टडी IQ वेबसाइट पे जाके इस कोड को, विकास लाइव कोड को प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और बाकी कोर्सेज के साथ भी है कि आप अगर विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये 11वां बैच है, न्यू ईयर बैच है। 16 जनवरी को इसमें एडमिशन क्लोज होंगे। ये बैच शुरू हो रहा है प्रश्न पत्र 1 के खंड क से, यानी कि जो भाषा और देवनागरी लिपि का इतिहास है उससे शुरू हो रहा है। बाकी डिटेल मैं बाद में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। पीछे कविता है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों की बाद, कौए ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। कितनी सारी सच्चाई को अपने आप में समेटे हुए ये कविता है। क्योंकि इसके 2 हाफ को देखेंगे तो शुरुआत में अकाल के समय की जो दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, वो बताई गई हैं। और दूसरे में अकाल के बाद जब दाने आ जाते हैं उसको बड़े ही मार्मिक तरीके से दिखाया गया है, बताया गया है। जो सबसे खास बात क्या है कि वास्तविकता में जो घर बहुत समय भूखा रहा हो या जिसने भूख को बहुत पास से देखा हो, जब वहां पे कभी कुछ अच्छा खाना आता है या नागार्जुन जी के अगर शब्दों में कहें तो दाने आते हैं, तो खुशी तो होती है ना। और कहीं ना कहीं ये जो दूसरा पैराग्राफ है, आप आगे देखेंगे, हम जब डिस्कशन करेंगे कि जो वामपंथी धड़ा है, जो मार्क्स को मानते हैं, उनके लिए ये दूसरा पैराग्राफ ही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा है। लेकिन बाबा नागार्जुन के पास इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, जिसको भी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? बात की जाए इसकी तो 1952 में इन्होंने एक कविता लिखी, बहुत छोटी सी कविता है। चूंकि यूपीएससी में इनकी 3 कविताएं हैं, अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा है और हरिजन गाथा। ये तीनों कविताएं हैं, तीनों कविताएं पढ़नी होती है। बहुत लंबी कविताएं नहीं है पर बड़ी शानदार कविताएं हैं। नागार्जुन जी के बहुत सारे रोल आप आगे भी समझेंगे, सुनेंगे। लेकिन जो इस कविता का मर्म है, जो कविता बताना चाहती है, अगर आप उसको समझ सके तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। 1952 में रचित थी, अकाल की मार्मिक स्थिति और अकाल समाप्त होने की खुशियों के संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। तो आपने दूसरे जो इसका जो कविता का जो दूसरा क्या कहते हैं स्टैंजा है, वहां पे आपने देखा होगा कि जब दाने आते हैं तो घर में कितनी खुशियां आ जाती। वो कौवा भी खुश हो जाता है जिसको लगता है कुछ खाने को मिलेगा, और जो क्या कहते हैं पाखे यानी अपने पंखों को खुजाता है अपने चोंच से, ठीक है? तो ये बताता है कि सिर्फ मनुष्य नहीं, जो प्रकृति उससे जुड़ी है वो भी खुश होती है उस अकाल के बाद जब दाने आते हैं, ठीक है? और निश्चित तौर पे मैं इसको यथार्थ मानता हूं।
मैं यथार्थ, जैसे भी हम वामपंथ की बात करेंगे तो उसमें आएगा कि वर्ग संघर्ष है, तो जब तक वर्ग संघर्ष का समूल नाश ना हो जाए, नहीं होता यार। आप कोई भूखा होगा उसको अन्न मिलेगा, वो खा लेगा, भूखे भजन ना होए गोपाला, ठीक है। तो अभी हमने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात कर रहे थे, वो कहते हैं ना, हालांकि कविता को मैंने इसमें आगे जोड़ा भी है, आप देखेंगे भी उसको, कि जो भूखा होता है उसको भूख ही दिखाई देती है, उसको सिद्धांत नहीं दिखाई देता, उसको कोई वाद नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो इन्होंने कविता अपने सार तत्व में समाजवादी यथार्थवाद के मूल्यों को, समाजवादी यथार्थवाद के मूल्यों को धारण करती है। हालांकि कुछ प्रगतिवादी जब भी आपको आएगा तो कहीं ना कहीं आप वामपंथ की बात जरूर करेंगे, क्योंकि वामपंथ जो है वो प्रगतिवादी कवियों का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी, जो उसके बहुत करीब दिखते हैं प्रगतिवादी कवि, ठीक है। तो उन्हें इस पर विचारधारा पर विचलित होने का कुछ आक्षेप भी किए हैं। वस्तुतः यह कविता इस बात का प्रमाण है कि नागार्जुन समाजवाद की चेतना को स्वीकारते हैं, किंतु उसकी यांत्रिकता से बंधते नहीं। ये कुछ ऐसा है कि आप अपने गली में क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, लेकिन क्रिकेट के सभी नियमों को वैसे ही नहीं पालन करते हैं। आप क्रिकेट का नियमों को पालन कैसे करते हैं? अपनी सोसाइटी, उस जगह के हिसाब से, वहां पे जो क्रिकेट खेला जाता है वहां के हिसाब से खेला जाता है। तो क्या है कि समाजवाद को स्वीकार करते, उसकी यांत्रिकता को नहीं। भाई जैसा देश वैसा भेष, जैसी स्थिति हम वैसी बात करेंगे, हर जगह सिद्धांत को नहीं लाएंगे। आगे की बात कर की जाए तो अकाल उसके बाद भूख की स्थिति के वर्णन की कविता है। नागार्जुन स्पष्टतः मानते हैं कि मनुष्य की सारी चेतना, सारे विचार और विचारधाराएं तभी जन्म लेंगी जब उसका पेट भरा होता है। भूखे भजन ना होए गोपाला, मैंने शुरुआत में भी बोला कि खाली पेट तो भजन नहीं हो पाएगा ना, कुछ तो चाहिए पेट में। बहुत से ऐसे लोग जो मार्क्स की बात करते हैं, लेनिन की बात करते हैं, वामपंथ की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे तो बातें उनकी गलत नहीं है, बिल्कुल मजलूमों की, शोषितों की, वंचितों की बात की जानी जरूरी है और इसलिए उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत संपन्न परिवार से आते हैं, सशक्त हैं लोग, आपको लगता है कि वे लोग जो खुद में बहुत सशक्त हैं, संपन्न है, क्या वो उसी तरीके से उस मनोदशा को समझ पाएंगे? कई बार समझ लेंगे, कई बार नहीं भी समझ पाएंगे। लेकिन हर बार यह कह देना, जैसे इसमें बात है ना कि जो खाली पेट है वो पहले क्रांति करे। यार रूस की क्रांति या जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ये दोनों हमेशा नहीं होते, ये कभी कभी होते हैं। जब स्थिति पानी सर के ऊपर से चला जाता तब होता। तो जब तक पेट आपका भरा है तब तक आपको सिद्धांत पता होगा, पेट नहीं भरा होगा सिद्धांत साइड हो जाएगा, निर्मूल हो जाएगा। भूखे पेट न ईश्वर का भजन होता है, नहीं विचारधाराओं का निर्माण। खाली पेट से कुछ नहीं होता। आज हमारा पेट भरा हुआ है तो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, कल को मेरा पेट खाली होगा, मैं पहले पेट भरने के पीछे दौड़ूंगा। खैर ये भी एक दौड़ पेट भरने के पीछे की ही है। खैर यहां जो भूख दिखती है वह सिर्फ मनुष्य की नहीं है, बल्कि उसके साथ उसके पर्यावरण में शामिल अन्य प्राणियों की भी है। यह बहुत स्पेशल बात है। आप कानी कुतिया की बात कर लीजिए, ठीक है, आप छिपकलियों की बात कर लीजिए, चूहों की बात कर लीजिए, इन सब जगहों पे आपको प्रकृति दिखती है ना। वही बात है कि प्रकृति यहां सिर्फ उद्दीपन विभाग के रूप में या वातावरण निर्माण के लिए नहीं आई है, परंतु मानव और विभिन्न प्राणियों के साझे दुख को यहां दिखाया गया है। मतलब अकाल पड़ता है तो सिर्फ मनुष्य भूखा नहीं रहता है, मनुष्य के साथ की जो पर्यावरण होता है, वो जो इकोसिस्टम होता है, वो भी प्रभावित होता है। उस मनुष्य की बात करते हुए अगर हम उस इकोसिस्टम की बात नहीं करेंगे तो हमारी जो परिभाषा है, हमारा जो वहां पे व्याख्या है, वो अधूरी रह जाएगी, ठीक है। तो यही बात यहां पे करते हैं। यहां प्रकृति लाई गई है, वस्तु नहीं लाई गई, ध्यान रखना। प्रकृति संपूर्ण तरीके से आई है। प्रकृति की बात करोगे तो वो तुलसी का पेड़ भी आएगा, ठीक है, वो बरगद का पेड़ भी आएगा, आपकी बाउंड्री भी आएगी, बाउंड्री के अंदर की घास भी आएगी, बगल में बधी बकरी भी आएगी, और जो पक्षी बैठते हैं आपके छत पे वो भी आएंगे, वो कोयल भी आएगी, वो कौवा भी आएगा, वो चूहा भी आएगा, वो छिपकली भी आएगी, सब आएंगे। प्रकृति समूल रूप से, संपूर्ण रूप से आएगी, वो आती भी है। यहां तो प्रकृति उपस्थित है जो सचमुच जीवन में विद्यमान है। छिपकलियां भूखी हैं इसलिए दीवारों पे गश्त लगा रही हैं, चूहे दाने ढूंढ के थक गए हैं इसलिए शिकस्त हो गए हैं, मतलब हार मान ली है, कौवा भोजन की उम्मीद में है इसलिए चोंच से पंख खुजला रहा है, ठीक है। इस कविता में जो सबसे खास बात है वो कानी कुतिया वाला जो दूसरी लाइन ही है, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग करना उतना ही उदात्त और सुरुचि संपन्न है जो अभिजात्य वर्ग को तो नहीं लगेगा। जो उदात्त और सुरुचि संपन्न अभिजात्य वर्ग है उनको लगेगा कि यार ये क्या चीजें हो रही हैं। पर अगर आप भदेश स्तर पे देखो तो आप एक किसी गांव के बारे में सोचो, कुटिया है, वहां पे एक बूढ़ी काकी लेटी हुई है, उनके घर में खाना नहीं है, एक बगल में छोटा सा कुत्ता है, कुतिया कोई लेटी हुई है, वो दिन भर उनके साथ रहती है, भले वो भूखी रहे पर साथ रहती है उनके। तो वैसी किसी कानी कुतिया के बारे में बताया गया। और सबसे खास बात क्या है कि ठीक है ये अकाव्यचित और भदेश लग सकती है अभिजात्य वर्ग को, किंतु आप कुतिया की सिर्फ भूख की बात ना कीजिए, उसकी विकलांगता के प्रति भी संवेदनशील नजरिया है। उस स्तर तक गए हैं जहां तक आपको रियलिटी में लगे कि बगल में कोई एक कुत्ता या कोई कुतिया या कोई जानवर ऐसा है जो वैसा ही है जैसा हमारे आसपास होता है, वो
प्रॉपर वो क्या कहते हैं तिब्बतन मैस्टिफ या कोई ब्रिटिश बुलडॉग जैसा नहीं है, वो प्रॉपर वो देशी कुतिया है जिसको कहीं आप उसका पांव टूटा हुआ है या उसकी आंख नहीं है, ऐसा कुछ। तो रियलिस्टिक वर्णन, यथार्थपूर्ण जो वर्णन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अकाल का वर्णन नागार्जुन से पहले तुलसीदास ने भी किया था। हमने जब तुलसीदास को पढ़ा है तो तुलसीदास के जो क्या कहते हैं राम राज्य की बात भी की है, तुलसीदास के कलयुग के वर्णन की बात भी की है। जब वो कलयुग की बात करते हैं तो लिखते भी हैं कि कली 12 बार दुकाल पड़ा, बिनु अन्न दुखी सब सॉरी पड़े होगा। यहाँ पर एक मिनट, दुकाल पड़े, ठीक है, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। तो अकाल की बात तो तुलसीदास भी करते हैं, ये लिखा भी है, और विस्तार और प्रभाव में निश्चित तौर पर अनुकरणीय है, क्योंकि जिस समय की वो बात कर रहे थे उस समय संपूर्ण कलयुग को अपनी लेखनी से नाप लेना तुलसीदास ही कर सकते थे। लेकिन फिर भी हमको ये मानना होगा कि नागार्जुन की दृष्टि अकाल वर्णन में मानवेतर जगत तक जिस संवेदनशीलता के साथ पहुंची है वह उन्हें विशिष्ट बना देती है। मानवेतर मतलब सिर्फ मानव तक नहीं, यहाँ पे दुकाल पड़े हैं, यहाँ पे लोगों के अकाल के बाद लोगों की जो स्थिति है वो तुलसीदास ने बताई है। लेकिन जब हम नागार्जुन जी की बात करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि वो जो पक्षी है, वो जो चूहा है, वो जो कुतिया है, वो सब प्रभावित है, सिर्फ मनुष्य नहीं, सब प्रभावित। ये देखने को भी यहां पे मिलता है। जीवन को समझने के नागार्जुन का नजरिया भौतिकवादी है। जब तक पेट खाली है तब तक चेतना लुप्त है। पेट खाली है तो चेतना नहीं आएगी, किंतु जैसे ही दाने घर के अंदर आते हैं वैसे घर भर की आंखें चमक उठती हैं। सीधा अर्थ क्या है, मानव की चेतन स्थितियां भौतिक स्थितियों की उप उत्पाद होती हैं। निश्चित तौर पे हमारी जो चैतन्यता है वो हमारी भौगोलिक स्थिति, हम कितने बौद्धिक हो रहे हैं, दो चीजें हैं, या तो हमारे घर में वो माहौल हो, या तो हम बहुत सर्व सुविधा संपन्न हो। हम बौद्धिकता को अपना तब पाते हैं जब हमारा शरीर गवाही देता है। हम भूखे रहेंगे, मजदूर रहेंगे, बौद्धिकता एक लिमिट तक रहती है, उसके बाद बौद्धिकता साइड हो जाती है। यहां पे वही देखने को मिलता है। इसके बावजूद कुछ प्रगतिवादियों ने, मैंने जैसा बताया कि वामपंथ के जो लोग हैं, ने इस कविता में व्यक्त हुए दृष्टिकोण पे आपत्ति है। वे इस कविता को मिथ्या चेतना, फॉल्स कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? उनका कहना है कि यार जो पहले पैराग्राफ में स्थापित किया गया कि कहीं पे भूख है, कहीं पे लोग मजलूम है, कहीं पे किसी का हक नहीं मिल रहा है, तो अपने हक के लिए पहले वो वहां पे वर्ग संघर्ष की बात करे, यानी क्रांति करे। क्रांति के द्वारा उसको जब उसकी स्थिति मिल जाए तब वो शायद खुशी मनाए। पर यहां पे क्या है कि उनको दाने मिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तुरंत क्रांति भूल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको सैद्धांतिक ज्यादा लग सकता है, प्रैक्टिकल कम लगता है, यथार्थवादी कम लगता है, सिद्धांतवादी ज्यादा लगता है। तो वही है, ग्रस्त बताते हैं। मार्क्सवाद की धारणा है कि शोषित वर्ग को तब तक संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए जब तक शोषण और दमन की बुनियाद खंडित ना हो जाए। यार आप सोचो कि आपके आसपास कोई भी कितना भी खुददार गरीब व्यक्ति हो, उसको अन्न मिलेगा, सही तरीके से अन्न मिलेगा, खुश होगा ना, बना के खाएगा खाना। वो थोड़ी कहेगा कि नहीं हम तब तक गरीबी दूर नहीं कर लेंगे, अमीरों को नष्ट नहीं कर देंगे, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। होता नहीं है यार उतना। और आज के समय में तो जो गला काट प्रतिस्पर्धा चलती है वैसे भी पॉसिबल नहीं है ये सारी चीजें। खैर, उससे पहले प्राप्त होने वाली छोटी मोटी खुशियां यदि पीड़ित वर्ग को संतुष्ट कर देती हैं तो उसकी क्रांति चेतना ठंडी पड़ जाती है और संपूर्ण संघर्ष विफल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये जो सिद्धांतिक बातें हैं ना, मैं वामपंथ की बातों का बहुत समर्थन करता हूं, और मुझे अभी नहीं पिछले 10-15 वर्षों से इस बात की चेतना है कि बिल्कुल वामपंथ या समाजवाद, ठीक है, जो मार्क्सवाद है या समाजवाद है, दोनों ही जरूरी है समाज के लिए। वो चेतना हमारे लिए जरूरी है, पर वो चेतना अतिवादी ना हो। अति का भला ना बरसना, अति की भली न चूक, ठीक है, अति सर्वत्र वर्जयेत। हर जगह सिद्धांत इस प्रकार से इंटर कर देना कि बिना इस सिद्धांत के कुछ नहीं होगा, नहीं होता यार। दुनिया ऐसे नहीं चलती, दुनिया यथार्थ पे चलती है। जो हो रहा है उसे करते जाओ, जिंदगी जीते जाओ। आपको नहीं पता है कि इसके बाद ऊपर अगला क्या होना है, तो जब तक जी रहे हो अपने साथ के लोगों को खुश रखो, खुद को खुश रखो। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। ये चीजें आपको क्लियर रखनी पड़ेंगी, ठीक है। किंतु नागार्जुन का दृष्टिकोण कुछ भिन्न है। वे विचारधारा से बंध कर कविताएं नहीं लिखते हैं, ठीक है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि क्या है दक्षिण, क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। निश्चित तौर पे रोटी नहीं मिल रही है, आप कह रहे हो सिद्धांत की बात कर लो, हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, हमसे कह रहे हो एग्जाम में टॉप कर लो। भाई बिना मैं इसीलिए बच्चों को, इसीलिए ऑनलाइन की बात की जाती है, इसीलिए मैं हिंदी लिटरेचर के ऑनलाइन कोर्स की बात कर रहा हूं, जो कि बहुत सस्ता भी है। आपके पास जितने सीमित संसाधन है उसमें आपको जो मैक्सिमम बेस्ट मिल सकता है वो यहां पे दिया जाता है। यही बात यहां पे बाबा नागार्जुन भी कर रहे हैं, ठीक है। स्पष्ट है कि ना उनको दक्षिण पंथ का मोह है, न ही वाम पंथ का।
जनता को सबसे ज्यादा जरूरत रोटी की है, न कि किसी विचारधारा की। जनता को सबसे ज्यादा हमेशा से जरूरत रोटी की होती है। पेट भरेगा तभी चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, सर्वसुल दयाल की सक्सेना की बहुत अच्छी कविता भी है कि गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, लेकिन तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि पहले दो के पेट भरे हुए थे। भाई जो भूखा है ना, उसके पेट से आलू ही निकलेगा, रोटी ही निकलेगा। उसके पेट से माओ, लेनिन और मार्क्स नहीं निकलेगा, राम नहीं निकलेगा, कृष्ण नहीं निकलेगा, अल्लाह नहीं निकलेगा। उसके मुंह से क्या निकलेगा? रोटी निकलेगा। यही बात है। और ये कितनी गंभीर कविता है आप समझ सकते हो। जब आप भूखे रहते हो तो पहली चीज आपको भूख दिखती है। मैं एक दोस्त के यहां गया हुआ था, और ये तब की बात बता रहा हूं जब सबल और सब कुछ था, मतलब पैसा सब कुछ था, पर वहां पे खाने की व्यवस्था सिर्फ उनके यहां थी। उन्होंने खाने पे हमें बुलाया, ये 1 साल पहले की बात है। खाने पे हम किसी के यहाँ गए और बहुत अच्छे दोस्त थे, पर कुछ वजह कारण से उनका जो प्रोग्राम था वो डिले होता जा रहा था। प्रोग्राम शुरू हुआ मेरे ख्याल से शायद अगर आपको पता हो तो तिलक करके एक सेरेमनी होती है, तो तिलक हो रहा था उनका, और यही दिल्ली की बात है। वो पहले तो तिलक की सेरेमनी लेट हुई, उसके बाद अच्छा हम सीधे ये सोच के गए थे कि 5-6 बजे वहाँ खाना खा लेंगे, तो दोपहर का खाना भी इसलिए रोक दिया। उन्होंने कहा भाई आराम से सीधे पे आके खा लेना, क्यों कर रहे हो? हमने कहा ठीक है। हम ऑफिस से सीधे वहाँ चले गए। खाना मिला हमें 11 बजे। उस समय तक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि इसका तिलक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मंत्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, मुझे देख रहा है वो, मैं देख रहा हूँ उसे कि नहीं। पहले जो भीड़ गई कि पहले खाना खा लें यार, बिना खाने के मर जाएंगे। अब यही बात है कि भूख जो होती है ना, वो निर्धारित करती है कि आपके जो क्या कहते हैं एक्शन ऑफ द डे क्या होगा, सिद्धांत उस दिन आप क्या अपनाओगे, ठीक है। पेट भरा हुआ है तो आप माओ को सुनो, आप माओ को समझो, लेनिन को समझो, मार्क्स को समझो, फ्राइड को समझो, सबको समझो, गांधी को समझो, अंबेडकर को समझो। लेकिन पेट नहीं भरा है ना, तो सिर्फ भूख समझ में आएगी और कुछ नहीं। वही बात यहां पे कहते हैं। कविता में व्यक्त विचार समाजवादी यथार्थवाद का भले ही उल्लंघन हो, किंतु वह जीवन के सहज यथार्थ का क्या कहते हैं को स्वीकार करते हैं। और जन कवि नागार्जुन की वस्तुतः वही कहने की इच्छा भी है जो जनमन की क्या है आवाज है। क्या कहते हैं? जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। जो साफ कहूंगा, एक शिक्षक के तौर पे हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि जो चीजें हो वो ट्रांसपेरेंटली सामने कही जाए, बताई जाए, हीला हवाली ना हो। जैसा हमें इनपुट मिल रहा है बिल्कुल वैसा ही आउटपुट दे। बीच में अगर हमने कुछ अपारदर्शी चीज लगा दी ना, तो वो मैसेज कन्वे नहीं होगा। जन कवि है, और जन कवि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी क्या है कि सिद्धांत साइड रख दो। सिद्धांत की बात तब करेंगे जब हमारे पेट भरेंगे, हमारे साथ के लोगों के पेट भरे होंगे। सिद्धांत की बात बाद में करेंगे। यहां पे नागार्जुन वही बात करते हैं, ठीक है। यहां जड़ और चेतन सभी अंतर समाप्त हो गए हैं। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में बताया है कि सबसे बड़े कवि वे होते हैं जिनकी संवेदना मानव क्षेत्र या मानवेतर प्राणियों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि संपूर्ण चराचर प्रकृति उनकी संवेदनशीलता में शामिल होती है। संपूर्ण चराचर प्रकृति, ठीक है। प्रकृति यहां थोड़ा गलत लिख गया, यहां पे प्रकृति ऐसे ही होगा, ठीक है। प्रकृति जो होती है उसमें शामिल होती है, बिल्कुल बात। अब आप एक जगह पे अगर कोई आपने इकोसिस्टम देखा होगा ना कि वो एक उसमें पिरामिड होता है, एक भी पिरामिड गया तो जो उसके पहले और उसके बाद दोनों जगहों पे दिक्कत होती है। ये प्रकृति को असंतुलित करता है। तो अगर कवि की चेतना से ये चेतना गायब हो जाएगी, असंतुलन का जो सेंस है वो गायब हो जाएगा, तो फिर तो कविता फिर कुछ भी लिखेगा अपने मन से। और ये होता आया है, ये बात नागार्जुन जी में नहीं दिखती है, यही अच्छी बात है। खैर, यह कविता 8 में से सिर्फ एक पंक्ति में मनुष्य को संबोधित करती है, और वह भी प्रतीकात्मक रूप से, ठीक है। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। ये एक बात यहां पे आपको दिखता है कि पूरा घर जो है वो खुश है, बाकी उसके अलावा वो अमूमन जानवरों को, प्रकृति की ही बात करती है, ठीक है। शेष पंक्तियों में 4 जो है वो मानवेतर प्राणियों को समर्पित की गई हैं, और 2 में अकाल और दाने आने की सूचना दी गई है। और जो एक पंक्ति जो कविता की पहली पंक्ति है, में जड़ वस्तुओं को भी उसी संवेदना से देखा गया है जिससे विभिन्न कवि प्रकृति मानवीकरण करते हैं। चूल्हे की बात रहे या चक्की की बात रहे, उनको भी उसी प्रकार उसी संवेदना के साथ देखा गया कि चूल्हे का उदास होना, ठीक है, चूल्हा रोया चक्की रही उदास, चूल्हे का रोना और चक्की का उदास होना, चूल्हा रोना चक्की का, प्रकृति का मानवीकरण जिसे कहते हैं। मानवीकरण अलंकार का शानदार उदाहरण है, आप इसको जरूर लिख सकते हो, ठीक है। चूल्हे और चक्की पर मानवीय संवेदनाओं का आरोपण करना एक ऐसी विशेषता है जो नागार्जुन की अन्य कवियों की कतार से क्या कर देती है, एकदम अलग कर देती है। ये क्या बताता है? ये इस मर्म को, जो हम इस कविता की संवेदना की बात कर रहे थे, ये बताता है कि आप मार्मिकता को किस स्तर तक देखते हैं। क्या मार्मिकता सिर्फ आपके तक सीमित है, आप आत्मचेता सी रह जाएंगे? अगर आपकी मानवीयता विश्व तक जाती है, समाज तक जाती है, प्रकृति के हर कण तक जाती है, बहिर्मुखी है,
तब आप विश्व चेतस कहलाएंगे। बिल्कुल वैसा ही जैसा जो ब्रह्म राक्षस सोचता है कर नहीं पाता है, यहां पे इन्होंने करके दिखा दिया। तो हमेशा आपकी जो चेतना में संपूर्ण प्रकृति रहेगी तो आप समाज का बेहतर कर पाएंगे, समाज का ज्यादा भला कर पाएंगे। यही इस कविता का केंद्रीय उद्देश्य था जिसे हमने पढ़ा। जो हिंदी साहित्य का बैच नंबर 11 है, जो नया साल का जो बैच है, न्यू ईयर बैच जो है, इससे जुड़ने के लिए आप 16 जनवरी तक इस बैच से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा सभी कोर्स में क्रॉस। इस कोड को याद कर लो, विकास लाइव, ठीक है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है @ऑफिशियल विकास करके, इस टेलीग्राम चैनल पे आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हो या सर्च बॉक्स में डालोगे @ऑफिशियल विकास तो मेरा आपको क्या कहते हैं वहां पे डिटेल मिल जाएगा। बाकी कुछ चीजें और जिनकी बात हमें कर लेनी चाहिए। देखो यार, एक चीज तो बता दूं कि 12 टेस्ट होते हैं इसमें, ठीक है। जो 12 टेस्ट होते हैं ये तो होते हैं, उसके अलावा वीकली बेसिस में मैं इंडिविजुअल टेस्ट लेता हूं और खुद जो है मैं कॉपी भी चेक करता हूं। ये अलग है, ये आपके होंगे। ये जो खुद जो क्या कहते हैं, एक मिनट, सेल्फ टेस्टिंग जिसे कहते हैं ना, ये मैं खुद करता हूं। आपकी चाहे वर्तनी की बात हो, ठीक है, आपके कथानक या क्या कहते हैं उत्तर लेखन की बात हो, उसके फ्लो की बात हो, हर चीज को मैं वहां पे करेक्ट कराने की कोशिश करता हूं। तो आपको क्या करना है, आप इस बैच से जुड़ने के लिए आपको बस studiiq.com विजिट करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड के बारे में आपको पता चल गया। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कुछ आपके इनपुट्स हो तो जरूर दीजिएगा, और भी टॉपिक्स वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।